कंट्रोलिंग क्या चीज? कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग क्या है? और ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना, प्लानिंग के साथ। किसके साथ? प्लानिंग के साथ। जो हम प्लान करते हैं कि फ्यूचर में ये करना है, और उसको एट द एंड हम चेक करते हैं कि जो हमने सोचा था वो ऐसा हुआ या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम सुबह सुबह डिसाइड किया कि आज दिन भर में 8 घंटा हम पढ़ाई करेंगे। इट इज योर प्लानिंग। क्या था वो? प्लानिंग था। एट द एंड ऑफ द डे, है ना, जब 10 बजा या 12 बजा, तुम देख रहा है कि तुम 5 घंटा ही पढ़ाई कर पाया, है ना। तो तुम्हारा एस्टिमेशन क्या था? 8 घंटा पढ़ना। तुम्हारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आया? 5 घंटा पढ़ना। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। अब ये डिफरेंस का तुम रीजन खोजोगे कि क्या हुआ, किस टाइम में मेरा पढ़ाई हो सकता था और हम पढ़ाई नहीं कर पाए। फ्रेंड आया, जीरोक्स कराने ले गया, जीरोक्स कराने के बाद बोला कि ठीक है चल कचौड़ी खिलाएंगे, कचौड़ी खिलाने के बाद फिर घुमाने ले गया, और करते करते तुम्हारा 3 घंटा क्या कर दिया? खा गया। अगली बार से जो नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करोगे, तो वो जो डेविएशन आया था, वो 3 घंटे के गलती को पीछे की तरफ देखोगे कि क्या हम गलती किए थे, उसके हिसाब से फ्यूचर के लिए फिर से क्या करोगे? प्लानिंग करोगे, है ना। अब तुम्हारे औकात से बाहर है 8 घंटा पढ़ना, है ना। जीवन में तुम आधा घंटा नहीं पढ़ा है, 8 घंटा क्या पढ़ेगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे तुमको काम करने का जरूरत है। मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है वो ग्रुप क्या करना। हो सकता है कि स्टैंडर्ड फिक्स करने में ही धीरे धीरे क्या करना चाहिए, इंजन को टारगेट देना चाहिए। तो वो सब हमको देखना पड़ता है किसके अंदर में। कंट्रोलिंग का मेन काम क्या है? कंट्रोलिंग का मेन काम है कि जो हम एस्टिमेटेड किए थे, है ना, जो हम ऑब्जेक्टिव रखे थे, जो हम स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, उसके हिसाब से जो मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है या। फॉर यूनिट प्रोडक्शन बोल रहे हैं कि हम एक वर्कर को बोले कि तुम 500 यूनिट बना देना, कितने यूनिट बना देना, और वो बनाया है 550। तो अच्छा काम किया कि खराब किया? अच्छा काम किया है। लेकिन वही वर्कर बनाया है 400 यूनिट, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है। सारा वर्कर ही 400 बनाया है, तो कहीं ना कहीं मेरा प्लानिंग करने में भी दिक्कत हुआ था। एक वर्कर इनइफिशिएंट हो सकता है, सारे वर्कर इनइफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड मेजर करने में क्या हो रहा होगा? दिक्कत हो रहा होगा। या फिर हमारे कंपनी को और ज्यादा मशीन या फिर वर्कर का जरूरत है, तब जाके हम वो ऑब्जेक्टेड जो यूनिट है उसको क्या कर पाएंगे? अचीव कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव सेट करना, उसके हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखना, दोनों के बीच में कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयर करना। कंपेयर करके डेविएशन निकालना कि दोनों के बीच में डिफरेंस है या नहीं, और फिर रीजन फाइंड आउट करना कि क्या जरूरत है, उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना। ये स्टेप है किसका? कंट्रोलिंग का, है ना। अब कंट्रोलिंग देखो, जैसे मानो कि 500 यूनिट बोले थे और 495 यूनिट बना है, या 8 घंटा एस्टिमेट किए थे, तुम 7 घंटा 45 मिनट पढ़ पाए, है ना। तो बहुत मेजर डिफरेंस तो है नहीं जिसको कि कॉप अप नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर 8 घंटा सोचे थे और 5 घंटा ही पढ़ पाए तो मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस को रेक्टिफाई करने का कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेशन लेना पड़ेगा। अगर हंस खेल के देखो ना, तो एक बच्चा आराम से 8 घंटा पढ़ाई कर सकता है। सुबह सो के उठा तुम मानो 8 बजे, 8 से 10 माने 7 बजे उठा, 7 से 8 तुम फ्रेश हो गया, 1 घंटा तुम अपने आप को टाइम दिया, 8 से 10 एकदम एग्जैक्टली आराम से पढ़ सकता है। फिर 1 घंटे का तुम ब्रेक लो, 10 से 11, 11 से लेके 1 बजे तक पढ़ाई करो, फिर तुम 1 घंटे का ब्रेक लो, है ना। अगर मन कर रहा है सोने का तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटा सो जाओ, है ना। या फिर सोना नहीं है तो अगर तुम 1 बजे तक पढ़ाई किए हो तो 1 से लेके 2 बजे तक तुम क्या करो? खाना खाओ, लंच करो, जो करना है वो करो, फ्रेंड के साथ घूमना है घूमो, फिर 2 बजे सटीक क्या कर जाओ? बढ़ जाओ, बैठ जाओ। 2 से 4, 2 से 4, 4 से लेके 6 बजे तक तुमको जितना घूमना है घूम लो, है ना। फ्रेंड के साथ गप्पा लड़ाना है, चाय पीने जाना है, जो करना है कर लो। फिर 6 से लेके 8 बजे तक बहुत प्रीशियस टाइम होता है पढ़ाई करने का, 8 से 9, है ना। जितना पढ़ सकता है तुम अपने कैपेसिटी के हिसाब से कम 2 घंटा, कम से कम एक शॉट में 2 घंटा से कम नहीं बैठना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर 8 से 10 फिर गप्पा मारने चल जाओ, चाउमीन खाने चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, है ना। यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, बीच में बहुत सारा टाइम मिल रहा है तुमको गैपिंग का। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि कंटिन्यूअस तुम पढ़ने बैठो तो पढ़ते ही रह जाओ, है ना। उस हिसाब से देखेगा तो तुम 8 बजे तक पढ़ा, तब तक 8 घंटा हो चुका है तुम्हारा,
है ना, स्टिल यू हैव होल नाइट, है ना, 10 बजे तक घूम फिर के आया, उसके बाद आराम से पढ़ने बैठ गया, तो प्रैक्टिकल बनाओ, रात में जब नींद आता है उस टाइम पे प्रैक्टिकल बनाओ, सो दैट क्या होगा, नींद ही नहीं आएगा। प्रैक्टिकल में नींद नहीं आता है, नींद कब आता है, जैसे हमको ही सोना होता है ना, कुछ पढ़ने के लिए थ्योरी लगा देते हैं, अपने आप नींद आ जाएगा, है ना। वो तो तुम वो किताब बोलता है कि एक बार खोलो तो नींद झपकी मार के दौड़ के पीछे आएगा। तो इट्स बेटर कि अपने आप को उस हिसाब से टाइम को क्या करो, यूटिलाइज करो। कंटिन्यूस बैठने से कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगा तुमको, है ना। और मैक्सिमम कितना दिन है तुम्हारे पास, 40 दिन। आज 20 तारीख हो गया, इस महीना में 10 दिन, अगले महीना में 30 दिन, है ना, 30, 40, 45 दिन बचा हुआ है, उसमें भी अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं बाबू बहुत मुंह के भर गिरेगा, ऐसा ठोकर लगेगा ना, जीवन भर उसको रेक्टिफाइड नहीं कर पाएगा। 12 का रिजल्ट बार बार बनता नहीं है, और एक ही बार बनना है, 40 दिन में रगड़ के 8 घंटा करके पढ़ाई कर दो, अनडाउटली तुम्हारा सिलेबस बहुत फास्ट नहीं है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में ज्यादा है, लेकिन अगर तुम देखो तो जो बच्चे 12 का एग्जाम एक बार में देते थे, वो तो तुमसे कहीं ज्यादा पढ़ के देते थे, है ना, तो तुम्हारे कंपेयर में, उनके कंपेयर में तो तुम्हारा सिलेबस बहुत शॉर्टेज है, तुमको एक लिमिटेड ही पढ़ना है, यही 5 चैप्टर पढ़ना है ना, इसी चैप्टर में से आएगा, लाइक स्टाफिंग से ही आएगा, कंट्रोलिंग से ही आएगा, डायरेक्टिंग से ही आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आएगा, और मनी मार्केट से आएगा, मतलब फाइनेंशियल मार्केट से आएगा, है ना, और थोड़ा सा मार्केटिंग मैनेजमेंट से है ना, तो वो तो लिमिटेड हो गया। जो बच्चे पहले 12 चैप्टर पढ़ के स्कूल एग्जाम में जाते थे, और सब बच्चा पढ़ना पढ़ना स्टार्ट करता है 1 महीना पहले से ही, है ना, वो लोग थोड़ा सा ज्यादा ये एक्टिव हो जाते थे, 1.5 2 महीने से पहले से, दिसंबर से ही एक्टिव हो जाते थे कि भाई पढ़ना तो है, हंस के पढ़ो चाहे रो के पढ़ो, तुम्हारे लिए टाइम भी लिमिटेड हो गया है, सिंस नेक्स्ट ईयर मतलब 2026 में एग्जाम मैंने इलेक्शन है, इस वजह से तुम्हारा टाइम पीरियड और पीछे आ गया 1 महीना, है ना, तो जल्दी से तुम्हारा एग्जाम भी हो रहा है, तो शॉर्टेज ऑफ टाइम है, इसीलिए हम डबल डबल शिफ्ट कर दिए हैं कि हमको कैसे भी करके अच्छे से सिलेबस क्या कर दे, कम, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कराना, उस सिलेबस को वापस से रिवीजन करा के उसको, जैसे आज ही हम लोग कॉस्टेक्स पढ़े या सॉल्व किए, कौन सा ऐसा सम था जो नहीं कराया था हम लोग को, है ना, ऐसा कुछ भी सम नहीं था जो कि कराया हुआ। अब बचा पोर्शन थ्योरी का, उसको चार्ट जाना तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, हाँ प्रोवाइड कर देंगे, किताब ऑलरेडी परचेस किए होगे तो उसमें थ्योरी अवेलेबल है ही, फिर भी जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तुम लोग कम से कम उतना क्या कर देना, है ना, चाट के चल जाना। हाँ, कंट्रोलिंग क्या चीज, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मीन्स दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशंस आर परफॉर्म एज पर द प्लान्स, एक्टिविटी जो परफॉर्म किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अकॉर्डिंग टू प्लान, है ना, सुबह में प्लानिंग किए कि हमको दिन भर में 8 घंटा पढ़ना है, हम तुमको टाइम शेड्यूल दिए प्लान का, है ना, उस प्लान को अगर फॉलो करोगे, एंड इफ देयर इज एनी डिफरेंस, अगर उस प्लान को फॉलो नहीं कर पाया, अगर उसमें कुछ डिविएशन आया, है ना, तो हमको नेसेसरी एक्शन लेना पड़ेगा, उसको क्या करने का, करेक्शन करने का, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा हमको उसको क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए, अगर अकॉर्डिंगली प्लान के अकॉर्डिंगली काम नहीं चल रहा है तो प्लानिंग किया ही गया है ताकि हम गोल क्या कर पाए, अचीव कर पाए, और प्लान से थोड़ा सा भी हटा इधर उधर गया, दैट मीन्स कि ट्रैक से गाड़ी उतर चुका है, और ट्रैक से गाड़ी उतरेगा तो कभी भी गोल पे पहुंचा नहीं पाएगा, समझ में आया, तो तुमको तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि वो गोल को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके, दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोलिंग, देयर आर सर्टेन स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग जो कि ऑलरेडी हम तुमको एक्सप्लेन कर दिए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या है ना, सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फिक्स करो कि हमको 300 500 जो जितना यूनिट बनाना है उतना यूनिट बनाएंगे, आफ्टर दैट मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखो कि तुमने कितना यूनिट बनाया है, 450 बनाया है कि 480 बनाया है कि 520 बनाया है कि 600 बनाया है ना, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करना, स्टैंडर्ड फिक्स करना कि 500 यूनिट बनाना है, एक्चुअल देखना कि कितना यूनिट एक्चुअल में बना है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम है तो चलो ठीक है, माइनर डिविएशन है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा रीजन फॉर मेजर डिफरेंसेस, है ना, फिर आता है तुम्हारा एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमको चेक करना पड़ेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस विद कंपेयर्ड स्टैंडर्ड्स, जो हम स्टैंडर्ड फिक्स किए थे और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है इन दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा कि ज्यादा है कि कम है, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डेविएशन, उसको क्या बोला जाता है, डेविएशन, डेविएशन किसको बोला जाएगा, अगर दोनों के बीच में क्या रहेगा, डेविएशन रहेगा मतलब गैप रहेगा दैट इज कॉल्ड
डेविएशन, एनालाइजिंग द डेविएशन, जो भी अंतर आया है उसको पता करना है। पता करने के बाद आस्किंग द करेक्शन, टेकिंग द करेक्शन, करेक्टिव एक्शंस, हमको उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। और करेक्टिव एक्शन जैसे ही लेंगे फिर नेक्स्ट दिन के लिए फिर से वैसे ही शुरुआत होगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, एक्चुअल परफॉर्मेंस, डेविएशंस एंड ऑल चलेगा। ये क्या है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस। बहुत ज्यादा क्वेश्चन अराइज नहीं होता है किसमें से, कंट्रोलिंग चैप्टर का, है ना। एक ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, है ना। पहला क्या है बोलो, सेटिंग परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड आर टू बी सेट टू कंपेयर विद द एक्चुअल। स्टैंडर्ड किस लिए फिक्स किया जाएगा, 500 यूनिट किस लिए दिया गया है, एक टारगेट है तुमको कि ये अचीव करना है। 8 घंटा बोले, अब 8 घंटा 15 मिनट पढ़ लेगा तो वोमिटिंग हो जाएगा तुमको, नहीं। एक टारगेट फिक्स किया गया कि यहाँ तक तो कम से कम पहुंचना है एटलीस्ट। तो स्टैंडर्ड फिक्स ही किया जाता है ताकि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके साथ क्या कर सके, कंपेयर कर सके, है ना। कैन बी सेट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। अब देखो कैसे भी पढ़ने आए खाली बैठ गए, है ना। तुमको अगर टाइम गिनाना है गार्जियन के सामने, जैसे ये पढ़ाई कब होता था, जब टाइम गिनाना होता था, जब गार्जियन 6, 7, 8, 9 में थे, जब गार्जियन प्रेशराइज करके तुमको पढ़ने के लिए बोल रहा था, तब तुमको टाइम आवर काउंट करना था कि देखिए 2 घंटा पढ़े थे ना सुबह में, 2 घंटा पढ़े थे ना शाम में, दिखाना था जब गार्जियन को। तो जब तुमको खुद फील होता है कि नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, तो तुमको बोलने का जरूरत, अगर क्लास 12 के बच्चे हो और तुमको घर वाले अभी भी बोल रहे हैं कि बाबू पढ़ने बैठ जाओ, तो बाबू तुम सही रास्ते पे नहीं हो, है ना। ये तुम्हारे अंदर से डीप से आना चाहिए कि भाई पढ़ना तो मेरे को है, मेरे को अच्छा रिजल्ट करना है ना। अगर क्लास एब्सेंट कर रहे हो, मेरा हो या किसी का भी क्लास एब्सेंट कर रहे हो, तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी भी अच्छा स्टूडेंट कभी क्लास एब्सेंट नहीं करता है। ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस है पिछले 10 सालों का। जो भी टॉपर्स बने हैं उन लोगों का बाय चांस कभी बहुत रेयर सिचुएशन हो गया तो वो एब्सेंट होता है, अदरवाइज एकदम नील होता है, 100% अटेंडेंस रहता है उनका, है ना। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो रेगुलर आएगा वो अपने आप अकाउंट से लगा होना उसको क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं कि प्रोड्यूसिंग अ 300 यूनिट इन अ मंथ, ये क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड फिक्स करना बोला जाता है इसको। फिर क्या बोलते हैं इसको, फिर क्या हमको देखना है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ है, 300 यूनिट फिक्स किए थे, तो 300 से ज्यादा भी हो सकता है, 300 से कम भी हो सकता है। 300 ज्यादा मतलब 310, 320, 330, 300 से कम मतलब 290, 280, 250, 200, कुछ भी हो सकता है। तो हमको वही देखना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर्ड यूजिंग द कंट्रोलिंग टेक्निक्स, कि पर्सनली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है, सैंपल चेक कर रहे हैं कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करने को बोला गया है वो हो रहा है या नहीं। रेशियो एनालिसिस फॉर एक्चुअल, फॉर एग्जांपल एक्चुअल प्रोडक्शन में भी कम्स, क्या आ सकता है, 200, 290, 250, 310, 300 एग्जैक्टली, है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब दोनों के बीच में कंपेयर करना पड़ेगा, किन दोनों के बीच में, जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुआ है ना। एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द कंपेयर विद द स्टैंडर्ड्स, कंपैरिजंस विल टेल द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, है ना। क्या बोल, एंड स्टैंडर्ड्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स के बीच में क्या करेगा, कंपेयर करेंगे कि इनके बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं। इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज 290 यूनिट एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज वाज 300 यूनिट, सोचे थे 300, बना है 290, है ना। देन देयर इज अ डिविएशन ऑफ 10 यूनिट, है ना। माइनस में 10 यूनिट का हमको लॉस हुआ है, कितना यूनिट का, 10 यूनिट का, है ना। ये मेरे लिए क्या है, डिफरेंस है या डेविएशन है, डिफरेंस है या फिर डेविएशन है। चलेगा यहाँ तक। फिर क्या बोला है, अगर डेविएशन मिल रहा है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये मेजर डिफरेंस है कि माइनर है। माइनर है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है ना। बट मेजर है तो, जैसे ओला, ओला में देखोगे क्या कि अभी उसका मार्केट शेयर बहुत गिरा हुआ है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि उसका बैटरी में आग लग जाता है, इंजन फेल हो जाता है, चलते चलते रुक जाता है ना। इन दैट केस तो आदमी लॉन्ग टूर पे गया है 65 किलोमीटर दूर, है ना, और रास्ता में गाड़ी खराब, अब किसको खोजेगा वो, समझा क्या बोले। तो आदमी उस प्रॉब्लम को फेस करने लगा। तो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, अगर इंजन ही फेल हो जाए, गाड़ी का इंजन ही फेल हो जाए, है ना, तो ये तो बहुत ज्यादा क्या है, दिक्कत का बात है। अगर इंजन फेल भी होने वाला है तो पहले वार्निंग देगा ताकि आदमी उसको लेके बहुत दूर तक नहीं जाएगा। तो अगर मेजर चीज फेलियर हो रहा है ना, तो तुम्हारा कंपनी डूब जाएगा, क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो उस पर ज्यादा खास करके ध्यान देने का जरूरत है। जो भी हो,
एनालाइज द डेविएशन, फाइंडिंग द एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस एंड कॉजेज ऑफ डेविएशंस। हमको पता करना पड़ेगा कि कितना का डेविएशन है, कितना ज्यादा डेविएशन है, कम है तो इग्नोर करो, अगर ज्यादा है तो हमको देखना पड़ेगा कि उसका रीजन क्या है, क्यों गलती हो रहा है, क्यों कम। अगर मानो कि 300 यूनिट बोले थे प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, हम 3-4 महीने से देख रहे हैं 200 से ज्यादा प्रोड्यूस हो ही नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं मशीन कम है और वर्कर कम है, तभी तो हम क्या नहीं कर पा रहे। 300 यूनिट का प्रोडक्शन, हाँ 2-4-5 कम होता है तो समझ में आता है। अब 100 यूनिट का गैप है तो कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रहा है, इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर की वजह से। या तो वर्कर एकदम इनएफिशिएंट है, या फिर मशीन का कमी है और वर्कर का कमी है, या फिर वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया, इसके वजह से भी डेविएशन आ सकता है। डेविएशन कैन बी ऑब्जर्व बाय यूजिंग critical path control। critical path control focus should be deviation in important area, कि क्या रीजन है उसका गलती होने का। 3 घंटा मेरा कहाँ खो गया, है ना, 8 घंटा सोचे थे और 5 घंटा ही पढ़ पाए, तो उसका मेन रीजन क्या है। क्लियर। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब वही कि मैनेजमेंट कुछ चीजों को इग्नोर करेगा, हाँ चलो ठीक है 2-4-5 कम बेसी होते रहता है, 300 सोचे थे 290 हुआ, 295 हुआ तो चलेगा, है ना। अगर एक्सेप्शन नहीं है, क्रिटिकल पाथ है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्वायरी करना पड़ेगा, वर्कर को प्रॉपर ट्रेंड करना पड़ेगा, है ना। टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, उसके लिए जो भी जरूरी स्टेप है वो लेना पड़ेगा। क्या क्या जरूरी स्टेप हो सकता है, माइनर डेविएशन नो करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड, है ना, अगर छोटा मोटा डेविएशन है तो करेक्टिव एक्शन लेने का जरूरत ही नहीं है। हाँ मेजर डिफरेंस है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये इट विल हैम्पर आवर ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंच जाएगा। मेजर डेविएशन एंड इमीडिएट एक्शन इज टू बी रिक्वायर्ड, अगर मेजर डेविएशन है तो हमको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल अंडर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ट्रेंड करके, या फिर एडिंग मोर वर्कर एंड एम्प्लॉय, या फिर मशीन और वर्कर को बढ़ा के भी हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी को या प्रोडक्शन को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग आवर, या फिर टाइम को भी बढ़ा दे, 8 घंटा की जगह पे आप 10 घंटा काम करेंगे, है ना, जो 8 घंटा सोचे थे पढ़ने का आप 10 घंटा सोचेंगे, तो सोचेंगे ज्यादा तो करने का भी कोशिश किया जाएगा ज्यादा, समझ में आया। तो इस तरीके से करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। अब बात आता है कि व्हाट डू मीन क्रिटिकल पाथ कंट्रोल, है ना, वर्ड सुने थे ना, क्या चीज, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। क्रिटिकल पाथ कंट्रोल क्या होता है, के आर ए आर नोन एज की रिजल्ट एरिया, कहाँ पे ज्यादा ध्यान देने वाला बात है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस, जिसको बहुत जरूरत है क्या करने के लिए, जैसे मानो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसका सबसे की रिजल्ट एरिया क्या है, की रिजल्ट एरिया है कि बैटरी लॉन्जिविलिटी जो है वो ज्यादा हो, ज्यादा बैकअप दे, ज्यादा बैकअप दे, रास्ते में कहीं भी रुके नहीं, तो इस टाइप का चीजों पे क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में बियर लॉस, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को लॉस बियर करना पड़ेगा अगर हमारा की रिजल्ट एरिया पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा तो। इफ एनीथिंग गो रॉन्ग एट क्रिटिकल पॉइंट, कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मतलब वही इंजन फेलियर होना, बैटरी बैकअप नहीं देना, ये सब अगर फेल होगा तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, है ना। जैसे तुम देखो कि मारुति अनडाउटली बहुत सस्ता कार बनाती है, बट टाटा पे ट्रस्ट क्यों बिलीव होता है, क्योंकि टाटा का कोई भी कार जो है 5 स्टार रेटिंग से कम है ही नहीं। मारुति में क्या होगा, धक्का लड़े तुम चले गए, गाड़ी जाए चाहे ना जाए, है ना। टाटा में क्या हो जाएगा, गाड़ी चल जाएगा, है ना, गाड़ी को खरोच आएगा, तुमको कुछ भी होगा नहीं। अच्छा जैसे इन मारुति की एरिया इज इंजन पार्ट, इंजन पार्ट इसका क्या है, की एरिया है। मोबाइल ही लेते हो तो तुम क्या देखते हो कि उसमें कौन सा प्रोसेसर है ना, रैम कितना है, रोम कितना है, उसमें प्रोसेसर कौन सा है, मेरा हाई गेमिंग को यूज कर पाएगा या नहीं, एफर्ट दे पाएगा या नहीं, तो वो सब क्या है, मेन चीज है। उसके ऊपर पहले शुरू शुरू में क्या होता, ओप्पो वीवो आया था, है ना, 24 मेगापिक्सल, ए बाबा काला से काला आदमी क्या कर देगा, गोरा, है ना, तो वैसा फोटो वैसा कैमरा कौन खरीदेगा, हम, कौन खरीदेगा, हम, है ना। ये लोग कौन सा खरीदेगा, जैसे जिसमें स्नैपड्रैगन हो, है ना, जो स्मूथली चले, मार 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 गोली गोली मार गोली मार, है ना, वो वाला चाहिए ना, जो फ्री फायर खेलता हो, जो पबजी खेलता हो, बीजीएमआई ना, नहीं खेलता है, ठीक है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, बोले थे ना कि सेज दैट मैनेजर शुड अवॉइड
कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए, नॉट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। सब चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता है, एक मैनेजमेंट सब चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। तो उसको ध्यान सब चीजों पे देने का जरूरत ही नहीं है, जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे ही क्या करे, फोकस करे। जैसे ओनली मेजर एक्टिविटी शुड बी चेक, क्या चेक करना है, मेजर एक्टिविटी। तुम घर पे क्या कर रहे हो उससे मेरे को मतलब नहीं है, तुमको जो होमवर्क दिया गया है वो होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो हमको तो क्या दिक्कत है ना। तुम किसके साथ कहाँ घूम रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ना होना चाहिए। तुम क्या करो, मेरा होमवर्क दिए हैं, है ना। अगर हम बोले हैं एडमिशन का सारा सवाल तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए, है ना, वो होना चाहिए, नहीं तो हम अपना एफर्ट लगाएंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे, क्या करने के लिए, परफॉर्मेंस को, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैच करने के लिए। हाँ डाउट क्लास है, आज नहीं है, देंगे, रुक जाओ रुक जाओ, अभी ये ए बहन, है बहन, देख बहन, ओनली मेजर एक्टिविटी शुड बी चेक, इनसिग्निफिकेंट थिंग शुड बी अवॉइडेड। बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एडवांटेजेस क्या है किसका, KRA मतलब की रिजल्ट एरिया का क्या फायदा है, एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है। सेव द टाइम एंड एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, किसका टाइम बचाएगा, हमको गाड़ी में क्या देखना है, हमको गाड़ी में फोकस करना है कि उसका इंजन पार्ट क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। स्नैप मोबाइल में क्या देखना है, रैम रोम और उसका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए ताकि स्मूथली फंक्शन करे, है ना। फिर क्या दे डील विथ ओनली मेजर डिविएशन, किसके साथ डील करेगा वो लोग, मेजर डिविएशन। अब एक का किसी का लाइट खराब हो जा रहा है ना, किसी का रबर टूटा हुआ है, तो उस सब पे वो लोग फोकस नहीं करेगा, वो तो छोटा मोटा होते। अगर इंजन फेलियर आ रहा है, बार बार इंजन का कंप्लेन आ रहा है, तो हमको उस पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल में बैटरी का प्रॉब्लम आ जा रहा है ना, बैटरी फूल जा रहा है या बैटरी ब्लास्ट कर जा रहा है। तो एक बार ऐसे ही कुछ हुआ था एप्पल के साथ कि एक बैच का सारा मोबाइल का बैटरी जो है ब्लास्ट कर जा रहा था। तो एप्पल बोला कि आप लोग लेके आइएगा, इस बैच का जो भी मोबाइल होगा वो लेके आइएगा, हम लोग फ्री में क्या करेंगे, बैटरी रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ये क्या हुआ, एक्शन लिया गया चीजों को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए, है ना। फिर क्या बोला है, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स व्हिच कीप द ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द राइट ट्रैक, प्रमोट द डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी एट लोअर लेवल, है ना। प्रमोट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब समझता है ना तुम लोग, अपने पावर को किसी और के पास क्या करना, ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। टू इंक्रीज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का आत्मविश्वास क्या होता है, बढ़ता है, जब तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया जाता है तब। 2 मिनट का ब्रेक एक बार। देयर आर certain limitation of controlling, there are certain limitation of controlling, कुछ कुछ limitation है किसके, कंट्रोलिंग के, है ना। क्या क्या है, इट इज अ डील, डील मीन्स डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स मतलब कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो जाना, कभी लोग चाय बहुत पीने लगते हैं, कभी लोग कॉफी ज्यादा पीने लगते हैं, कभी ग्रीन टी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, है ना। उसको तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा इम्प्लॉय रेजिस्टेंस, इम्प्लॉय इम्प्लॉय रेजिस्टेंस को रोका नहीं जा सकता है। इम्प्लॉय के अंदर में क्या होगा कि वो नहीं चाहता है कि उसका स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया जाए, चेक किया जाए। जितने भी कमजोर स्टूडेंट होंगे देखोगे जब भी टेस्ट रखा जाएगा उस दिन उसको तबीयत खराब हो जाएगा, है ना। वो पढ़ाई में भी कमजोर है और उसका इम्यूनिटी पावर भी क्या है, बहुत कमजोर है। जिस दिन एग्जाम रखोगे उसी दिन तबीयत उसका खराब है, टेंशन ले लेता है ना वो लोग, है ना, क्या लेता है, टेंशन ले लेता है, फिर बहाना खोजता है कि कैसे हम बचे, उस दिन डॉक्टर के पास जाता है, कहाँ जाता है, एड कॉस्ट। ऑब्वियसली है कि अगर हम ज्यादा किसी के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं, जैसे तुम लोग, हम अगर क्लास में नहीं है, हम चाहते हैं कि सब कोई सही से क्या करे, बिहेव करे, इसके लिए हम क्या करके रखे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा के रखे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम कंट्रोलिंग तो तुमको कर पाते हैं कि तुम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या कोई बदमाशी करता है तो उसके हिसाब से हम एक्शन लेते हैं, है ना। तो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा कि नहीं लगा, मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाना पड़ता है। फिर क्या आता है, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, अचानक से एक्सटर्नल फैक्टर में क्या हो जाए, गवर्नमेंट कब बदल जाएगी, गवर्नमेंट क्या लॉन्च कर देगी नया कि उसके सिवा, जैसे जिसके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं करा सकता। अब अचानक से क्या होगा कि इन्वायरमेंट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, या फिर सब कोई जो है डिजिटल बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, है ना, ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, तो हमको भी ऑनलाइन की तरफ जाना पड़ेगा।
तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ तो हमको अपने आप को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब कंट्रोलिंग कर पाना या स्टैंडर्ड जो फिक्स था उसके हिसाब से काम हो पाना पॉसिबल नहीं है ना। कंट्रोलिंग कैसे पॉसिबल है जबकि इन्वायरमेंट ही क्या हो गया है, टोटली चेंज हो गया है ना। जहाँ 300 पीस बनना चाहिए है ना, हमारा वर्कर आता है सुबह शाम को चल जाता है 500 यूनिट बना के, तो पहले मैनुअली काम होता था तो 300 बनना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है ना, अच्छा मशीन आ गया है, इसलिए अब जो स्टैंडर्ड है वो और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पहले तो मैनुअली 300 पीस बनता था, अब मशीन से बना रहे हैं इसलिए 5000 पीस बनना चाहिए। कितना पीस बनना चाहिए, तो हमको स्टैंडर्ड को भी कभी कभी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। पहला पॉइंट क्या है, डिफिकल्टीज इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स सर्टेन लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट क्वालिटीज आर डिफिकल्ट टू बी मेजर, है ना, उसको मेजर कर पाना क्वाइट है ना इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट टू मेजर्स बिकॉज दे कैन नॉट बी सेट इन अ क्वांटिटेटिव टर्म्स, उसको क्वांटिटेटिव टर्म में रखा नहीं जा सकता है ना, क्वालिटी के ऊपर होता है। कस्टमर, किसी कस्टमर को एक चीज चाय पसंद है, किसी कस्टमर को कॉफी पसंद है, तो उसके लिए तो मैंने प्रोडक्शन चेंज किया नहीं जा सकता है, समझाया। किसी का एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, कोई बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट है और किसी को 10 बार समझाने पे भी समझ में नहीं आता है, तो दोनों को एक बराबर रखा जा सकता है क्या, नहीं। फिर क्या आता है दूसरा, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, एम्प्लॉय को क्या लगने लगता है, इनइफिशिएंट एम्प्लॉय, जो अच्छा एम्प्लॉय नहीं है, जो काम करना नहीं चाहता है, कामचोर एम्प्लॉय है या फिर पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, उसको बोल रहे हैं कि 8 घंटा पढ़ लो, फालतू के, उसके बारे में तो यही चल रहा है कि ज्ञान देना शुरू कर दिए, हाँ है चुपचाप पढ़ाइए ना, है ना। आपको कौन पूछा, टाइम टेबल हम लोग बना लेते हैं, डेली बनाते हैं, है ना, डेली फाड़ के फेंक देते हैं। इनएफिशिएंट एम्प्लॉय जो होगा, दैट डज नॉट लाइक देयर परफॉर्मेंस शुड बी अप्रेज अदरवाइज, वो लोग चाहते नहीं है कि उसका कॉपी चेक हो, है ना, खाली टेस्ट दिया है टेस्ट लीजिए, चेक मत कीजिए, क्यों, क्योंकि देयर लिमिटेशन विल बी कम आउट, और उसका गलती क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, स्पेशली इन केस ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड, खास करके किस केस में, पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड वाले केस में। थर्ड पॉइंट क्या था, एड अ कॉस्टली, कंट्रोलिंग इज अ कॉस्टली एफर्ट एज लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर टाइम एंड एफर्ट आर रिक्वायर्ड टू मेजर डिविएशन, फाइंड आउट करना, उसको मेजर करना, उसके हिसाब से कंट्रोलिंग के लिए स्टेप लेना, डिवाइसेस खरीदना, है ना, ये सब के वजह से क्या हो सकता है कि मेरा कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, है ना, कैमरा लगना चाहिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा कंट्रोलिंग करने के लिए। फिर नेक्स्ट, लिटिल कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल, जैसे बांग्लादेश में कोई आदमी कितना अच्छा प्लान किया होगा 2 महीना पहले कि हम ये बिजनेस खोलेंगे वो बिजनेस खोलेंगे, अभी जाके हाल देखो तो सब बिजनेस का तोड़ फोड़ करके रखा हुआ है। तो एक्चुअल के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है, आंसर इज नहीं, क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल फोर्सेज जो है वो सही नहीं है। तो वही बोल रहा है, जनरली एन एंटरप्राइज कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल फोर्सेज सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, competitions. So Indian companies are facing tough competitions with the multiple multinational companies. ये अच्छा टॉपिक है, ये एग्जाम में आ सकता है। हाउ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड, कैसे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है इंटर रिलेटिंग है ना। बिना प्लान का कंट्रोल नहीं हो सकता है, कंट्रोल किसको करोगे जब हमको पता ही नहीं है कि हमको पढ़ना कितना देर है, तो 2 घंटा पढ़े तो बहुत पढ़े, है ना। और कंट्रोलिंग तभी पॉसिबल है जब प्लानिंग पहले से रहेगा। अब प्लानिंग करके रख दिए और कंट्रोलिंग कर ही नहीं रहे तो भी कोई फायदा नहीं है, प्लानिंग के 8 घंटा पढ़ेंगे, अब पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हम मेजर उसको करेक्टिव एक्शन हम ले ही नहीं रहे कि उसको कैसे ठीक करना है कैसे ठीक नहीं करना है, तो वो भी बेकार हो जाएगा। तो दोनों जो है कहीं ना कहीं क्या है, इंटर रिलेटेड है। प्लानिंग करेंगे उसी के हिसाब से कंट्रोलिंग होगा, और कंट्रोलिंग तभी हो पाएगा जब एक्चुअल में क्या हुआ रहेगा, प्लानिंग हुआ रहेगा। क्वेश्चन क्या है ऐसे एग्जाम में, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, हाँ हाँ आ सकता है। प्लानिंग इज ए डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, क्या फ्यूचर में करना है वो आज सोचने की प्रक्रिया को ही प्लानिंग कहा जाता है, लाइक सेटिंग स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग मींस मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे किसके अगेंस्ट में, एक्चुअल के अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, और डेविएशन फाइंड आउट करेंगे और जो भी करेक्टिव एक्शन होगा उसको लिया जाएगा अगर डेविएशन मिल रहा है तो, है ना, टेक द करेक्टिव एक्शंस इफ देयर इज एनी deviation. Planning without controlling is meaningless and controlling is a blind without planning. पहला क्या है, without plan there is no basis of controlling, प्लानिंग नहीं किए है तो
सुबह में सोचे ही नहीं कि 8 घंटा पढ़ना है, तो दिन भर में हम कितना भी पढ़े बहुत है ना। तो अगर प्लानिंग नहीं है तो मेरा कुछ भी चीज क्या नहीं होगा, नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, कोई कंट्रोलिंग का कोई क्या नहीं है, स्टैंडर्ड ही फिक्स नहीं है। इफ देयर इज ए स्टैंडर्ड आर नॉट सेट इन एडवांस। अच्छा, कंट्रोलिंग मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड के साथ मेजर करता है कौन कंट्रोलिंग, किसको, एक्चुअल परफॉर्मेंस को, एंड मेक द प्लानिंग इफेक्टिव, और जो प्लानिंग किया गया है उसको इफेक्टिव होगा तभी जब मेजर कर पाएंगे तब, बाय टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन। प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस व्हाइल कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिंग प्रोसेस। प्लानिंग सोचा गया 8 घंटा पढ़ा जाएगा, और कंट्रोलिंग में क्या होता है कि 8 घंटा पढ़े हैं या नहीं, इवेलुएट करते हैं, नापते हैं, जोखते हैं कि हम जो सोचे थे वैसा हुआ या नहीं। प्लानिंग एक्सप्लेन द पार्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग क्या करता है, एक रास्ता दिखाता है कि इस तरीके से गोल को क्या किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है 8 घंटा पढ़ के, है ना। कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग चेक दैट द डिसीजन हैव बीन टेक ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन और नॉट, है ना। जो सोचा गया था कि हम 8 घंटा पढ़ के काम किया जा सकता है या फिर अपना गोल अचीव किया जा सकता है, वो एक्चुअल में हुआ या नहीं, है ना। बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग। प्लानिंग होता ही है फ्यूचर के लिए, प्लानिंग होता ही है फ्यूचर के लिए, सुबह सो के उठे कि दिन भर में हमको 8 घंटा पढ़ाई करना है, the plans are prepared for future called forward looking functions while planning get feedback। अब क्या होता है, प्लानिंग करके प्लानिंग को फीडबैक कब मिलता है, शाम को जब रात को सोने गए तब, कि हम जो सुबह में प्लानिंग किए थे, है ना, वो एक्चुअल में परफॉर्मेंस जो कंट्रोलिंग के द्वारा पता चलता है कि क्या हमने जो सोचा था वो हुआ या नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से कल के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्लानिंग इज गेट फीडबैक एंड बिकम बेटर थ्रू कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग, है ना। कंट्रोलिंग बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग को देखते हुए क्या किया जाएगा, आगे का प्लान किया कि ठीक है 8 घंटा तो हम हंसते हंसते पढ़ ले रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा और क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस को, स्टैंडर्ड को और बढ़ाना पड़ेगा, चलेगा। कंट्रोलिंग एग्जामिन पास्ट एक्टिविटीज, कंट्रोलिंग क्या करता है, पास्ट एक्टिविटीज को एग्जाम करता है, मतलब देखता है, चेक करता है, एंड टू फाइंड आउट द डिविएशंस एंड फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स एंड इज अ बैकवर्ड, मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फिक्स कब हुआ है, प्लानिंग में, कब हुआ है, प्लानिंग में स्टैंडर्ड फिक्स हुआ है, और कंट्रोलिंग क्या करता है, उसको चेक करता है कि वेदर जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। कंट्रोलिंग सजेस्ट करता है कि फ्यूचर में कैसे प्लान करना है, कंट्रोलिंग सजेस्ट द करेक्टिव मेजर्स थ्रू द मॉडिफिकेशंस ऑफ द फ्यूचर प्लान, इसीलिए इसको फॉरवर्ड लुकिंग भी बोलते हैं और बैकवर्ड लुकिंग भी बोलते हैं। कंक्लूजन, बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड भी है, लास्ट पॉइंट है ये। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग, क्या क्या बेनिफिट्स है किसके, कंट्रोलिंग के। पहला बेनिफिट्स क्या है, फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, एक्शन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। एक्म्प्लाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स कैन बी जज, कि हम जो सोचे थे उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, उसका एक्यूरेसी को हम पता कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है मोटिवेशन टू एम्प्लॉय, ऑब्वियसली है कि अगर एक वर्कर सोचा है कि 400 पीस बनाना चाहिए, अब वो 500 पीस बना दिया, तो उसके अंदर में मोटिवेशन आएगा, उसका परफॉर्मेंस का अप्रेजल मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा, उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, है ना। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, और इससे क्या होगा कि ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन होगा कि कम से कम भैया आपको 300 यूनिट तो बनाना ही है, या फिर 2.5 घंटा 8 घंटा पढ़ाई करना ही है। तो ये सब चीज क्या होता है, इसके हिसाब से मेजर किया जा सकता है। यही चीज को फ्यूचर में क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। बस तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ इसको गो थ्रू करना, तुम्हारा एक्टिविटी बोल रहा है, पढ़ लेगा बस, ये पढ़ा दे रहे ना, काहे परेशान हो रहा है। 2 मिनट दो, 2 मिनट, 2 मिनट देना भाई। ओए देखो एक बात, 2 मिनट लगेगा, 5 गो स्लाइड है। फैसिलिटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शंस, ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, हर एक डिपार्टमेंट का अपना काम है, हर एक डिपार्टमेंट का अपना प्लान है, अपने हिसाब से काम करेगा। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है ना। सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना प्लानिंग का ही काम है, किसका काम है, प्लानिंग का ही काम है। कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ए वेरियस डिपार्टमेंट, चाहे परचेज हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल्स हो। दूसरा क्या है, एक्म्प्लाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, हम प्लानिंग या फिर कंट्रोलिंग करते ही है ताकि हमारा जो गोल है 300 यूनिट प्रोड्यूस करने का या फिर 8 घंटा पढ़ाई करने का, उसको अचीव करने के लिए क्या करने के लिए, तो गोल के लेके ही काम करते हैं। मेजर प्रोग्रेस
टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ब्रिंग द डेविएशन, अगर कोई डेविएशन है, कोई गलत हो रहा है, रास्ता से भटक गए हैं, तो दिमाग में लाना और उसके लिए करेक्टिव क्या करना है, एक्शन लेना। थर्ड क्या है, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है वो सही है या नहीं। वर्क इज परफॉर्म्ड एज पर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, इफ देयर इज एनी डेविएशंस इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन एंड टेकन सो दैट दे डू नॉट ऑकर इन फ्यूचर। अगर 8 घंटा पढ़ाई करने का सोचे थे और 5 घंटा ही पढ़ाई किए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलती किए हैं, उस गलती के लिए मेरे को करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि ये चीज, ये गलती दोबारा रिपीट ना हो, है ना। लास्ट क्या है, मोटिवेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए अच्छा बात है कि अगर वो जो स्टैंडर्ड फिक्स करके दिया गया है, अगर तुम अचीव कर लो ना 8 घंटा, जिस दिन सोचे हो कि 8 घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटा पढ़ाई कर लिए, तो तुम्हारे अंदर से एक गुड फीलिंग आएगा, है ना, कि हाँ हम अब सही रास्ते से जा रहे हैं, या फिर हम जो सोचे हैं उसके हिसाब से हम काम कर पा रहे हैं। तो अपने से सुबह में किया हुआ प्रॉमिस शाम तक पूरा नहीं कर पा रहा है, तुम उम्मीद कर रहा है कि वो जो है कभी छोड़ के नहीं जाएगी, तो ऐसा होगा नहीं, है ना। तो पहले अपना प्रॉमिस खुद के लिए क्या करो, फुलफिल करने का कोशिश। एवरी एम्प्लॉय नो दैट इन एडवांस व्हाट दे हैव टू डू एंड एम्प्लॉय परफॉर्मिंग अकॉर्डिंगली, और एम्प्लॉय जो है एज पर टारगेट वो लोग क्या करता है, परफॉर्म करता है। अगर अच्छा परफॉर्म किया तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा और उसका प्रमोशन होगा। लास्ट पॉइंट, एकदम लास्ट स्लाइड है, तुम्हारा कसम, तुम लोग का कसम। Ensuring order and discipline. Every employee are given target and fixed work to maintain the discipline. है ना, सारा एम्प्लॉय को उसका काम बता दिया गया कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको फलाना करना है, तुमको ढमकाना करना है ना, और सब वही उसी हिसाब से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दे वर्क एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ट्राई टू अचीव द गिवन टारगेट विद इन अ फिक्स्ड टाइम। दैट्स ऑल। कसम खा लिया ना तुम्हारा।